स्टूडेंट 27 फरवरी क्लास 12 फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का एक वायरल पेपर बहुत ज्यादा मैंने ढूंढा है भैया, तब जाकर ये पेपर मुझे मिला है। तो अगर आप भी 27 फरवरी को क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो ना, तो बस ये एक वीडियो लास्ट तक देख लेना। मैं गारंटी लेता हूं भैया 100% यही पेपर इस बार छपेगा 27 फरवरी को। ठीक है, जैसे ही मुझे पता चला भैया 27 फरवरी को एग्जाम है, मैंने ये पेपर एक गेस पेपर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। बस ये पेपर पूरा सॉल्व कर लेना, 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। और इस पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। ये देखो भैया, अगर पेपर मैं लेकर आया हूं तो सॉल्यूशन कौन देगा? पूरा सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं इस पेपर का। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, ये गारंटी वाला वीडियो है मेरे भाई। लेकिन आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, एक एक मिनट तक। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं देखोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो देखो यहां पे आपको अपना रोल नंबर डाल देना, यहां पर जो भी आपका नाम हो भैया ऐसे करके ऐसे लिख देना। ठीक है, 2026 भौतिक विज्ञान का ये पेपर है। इधर पेपर कोड दिया गया है, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर का। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझ लो, इसका एक एक क्वेश्चन रामबाण इलाज है भैया। कुछ 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, ये नोट दिया गया निर्देश में कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड आ, बा, सा, दा और या। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, एक एक नंबर वाला। खंड बा अतिलघुत्तरीय प्रश्न होगा, एक एक नंबर वाला। खंड सा लघुत्तरीय प्रश्न होगा, 2 नंबर वाला। खंड दा लघुत्तरीय प्रश्न होगा, 3 नंबर वाला। और खंड या विस्तृतरीय प्रश्न है 5 नंबर वाला। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितना लाइक आएगा उतनी जल्दी भाई मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 6 नंबर, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, का वाला क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अरे भैया 4 ही तो ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे का वाला है, देखो, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। एक बेलनाकार चालक की जो प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता रो, और विशिष्ट चालकता उसका जो सिग्मा है, इसका गुणनफल किस पर निर्भर करता है? फर्स्ट है तापक्रम पर, सेकंड है पदार्थ पर, थर्ड है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। भाई इनमें से वो किसी पर निर्भर नहीं करता। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन कुछ ट्रेंड में चल रहा है भैया, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा। देखो निम्न प्रश्न में अभिकथन ए के कथन के बाद कारण आर का कथन दिया गया है, सही विकल्प चुने। जैसे आपको एक अभिकथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। ठीक है, अभिकथन ए है, कारण आर है। दोनों को पहले पढ़ो। अभिकथन ए है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। कारण है कि एक आदर्श प्रेरक में कोई शक्ति हान नहीं होती। अब भैया इसमें कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, ये सब आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन अब भैया ट्रेंड में चल रहा है। आपने मॉडल पेपर देखा होगा बोर्ड का, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन था। देखो फर्स्ट ऑप्शन है अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। मतलब ये दोनों सही हैं और कारण आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। चौथा है अभिकथन ए और कारण दोनों असत्य हैं। भैया राइट आंसर होगा दूसरा। देखो आपका अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर जो है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। बस यही आपको सही ऑप्शन लिखना है। भैया अगर आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, पेपर चाहिए, वो भी व्हाट्सएप पे, वीडियो चाहिए व्हाट्सएप पे, तो ये मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट करना भाई। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, कैसे आपको नोट्स मिलेगा, कैसे वीडियो मिलेगा, कैसे पेपर मिलेगा। तो ये मेरा नंबर है, कांटेक्ट करना मैसेज या कॉल करके। ठीक है,
हम तैयार हैं। गा, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। बताओ इसमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है? पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, माइक्रो तरंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों माइक्रो तरंगे। देखो न्यूनतम आवृत्ति को जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना वो माइक्रो तरंगे है। चौथा ऑप्शन आंख बंद करके टिक कर दो। चलो, घा, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम व न्यूनतम होगा? बताओ प्रिज्म से गुजरने पर इनमें से किस रंग के प्रकाश का विचलन जो है अधिकतम और न्यूनतम होगा? अधिकतम वाला पहले दिया गया, न्यूनतम वाला बाद में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है लाल तथा बैगनी रंग, सेकंड है बैगनी तथा लाल रंग, थर्ड है नीला तथा पीला रंग, फोर्थ है हरा और सफेद रंग। तो भैया दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बैगनी तथा लाल रंग। प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग का जो विचलन है वो अधिकतम होगा और लाल रंग का न्यूनतम होगा। तो दूसरा ऑप्शन सही है। अंगा नंबर, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है? यानी कि आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है ना उसमें किस संरक्षण के नियम का पालन होता है? आवेश संरक्षण, द्रव्यमान संवेग या ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो इसमें क्वेश्चन एक एक को समझना होगा। वैसे फिजिक्स के मैंने 55 या 50 बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में बता रखा है मैंने। आप लोग सर्च करना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर उसको जरूर देख लेना मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्नों में है, शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहती है या शून्य हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाती है। शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर उसकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है। बस हो गया। चलो भैया 6 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 6 नंबर। लेकिन मैंने कहा था ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो खंड बा पे चलते हैं। अत लघुत्तरीय प्रश्न होगा एक एक नंबर का 6 क्वेश्चन, एक एक नंबर 6 नंबर। देखो अत लघुत्तरीय प्रश्नों को भी मैंने एक ही वीडियो में बता रखा है, सर्च करना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर। भाई मैंने पूरा फिजिक्स भी एक वीडियो में बता रखा है, पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, बहुविकल्पीय, अतलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृत्तरीय, सब एक वीडियो में सर्च करो क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, या प्लेलिस्ट में जाओ फटाफट। दूसरा कक्का, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। भैया हम प्राप्त कर लेंगे, देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं है। एक नंबर में आया है तो सिर्फ आपको व्यंजक लिख देना है। अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इक्वल टू हमारा होता है सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर जी सिग्मा क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो बिल्कुल बताएंगे। सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये है बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, तो ये आपका हो गया भैया, बस का वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा इक्वल टू सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, इसको हटाओ, दूसरा देखो खा वाला। एक फैराडे विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब विद्युत धारिता जो है बच्चों एक फैराडे, एक फैरड है, मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है भाई। हलवा हलवा सुने आप लोग, सी की वैल्यू दी गई है हमें 1 फैरड, 1 फैरड। ठीक है, हमें निकालना है त्रिज्या आर निकालनी है।
तो एक फॉर्मूला होता है भैया, वो होता है C इक्वल टू विलगित गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू 4πε0r। अब अगर हमें R निकालना है, इस वाले फॉर्मूले को हाईलाइट कर दीजिए, कुछ है नहीं। अगर हमें R निकालना है तो ये हो जाएगा C/4πε0। इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू C लिख सकते हैं। अब 1/4πε0 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी कितनी होती है, 9 गुणे 10 के पावर 9 और गुणे C की वैल्यू है 1। तो भैया सिंपल है, हमारा R जो आया वो आ गया है 9 गुणे 10 के पावर 9 और मीटर। एक नंबर में इतना ही मिलेगा और इसमें कुछ था नहीं, बिल्कुल हलवा था। ये देखो R इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9 मीटर आ गया। गा वाला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, एक एक नंबर का आता है तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिख दो। बहुत है भैया, कुछ करना नहीं है, ठीक है। देखो चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते थे ना, वैसे अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। इतना ही लिख देना बहुत है भाई, आज के लिए काफी है, कल के लिए 4। चलो अगला देखते हैं। घा वाला, दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। भैया ये लो, दो उत्तल लेंस हैं जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की। तो F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू दोनों बराबर है और दोनों है बच्चों 20 सेंटीमीटर, ठीक है। संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी। तो संयुक्त लेंस की क्षमता अगर निकालनी है ना तो पहले एक एक लेंस की क्षमता निकाल लो। जैसे हम निकाल लेंगे पहले लेंस की क्षमता पहले निकाल लेंगे, फिर दूसरे की, फिर दोनों को जोड़ देंगे, संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी। तो पहले लेंस की क्षमता हम निकाल लेते हैं, तो P1 इसको मान लेंगे। P1 इक्वल टू क्या होता है, अब सेंटीमीटर में है तो 100/F1 कर देंगे, ठीक है। 100/F1 जब करते हैं ना, 100/F, P इक्वल टू 100/F होता है सेंटीमीटर में, या 1/F मीटर में होता है, ठीक है। तो चूंकि हमें F सेंटीमीटर में दिया गया तो 100/F कर देंगे। तो P1 इक्वल टू 100/F1 की वैल्यू है 20, कट जाएगा 25 जा 100। तो P1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5 डायोप्टर, क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ऐसे दूसरे लेंस की क्षमता भी आ जाएगी। अब सोचो अगर P1 की वैल्यू आई है 5 तो P2 की वैल्यू भी 5 आएगी, लेकिन हम इसको निकाल लेते हैं। दूसरे लेंस की क्षमता, ठीक है। तो दूसरे लेंस की क्षमता जो होगी P2 इक्वल टू हमारी हो जाएगी 100/F2 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया भैया, सेम प्रोसेस है, सिंपल है। तो P2 इक्वल टू 100/F2 की वैल्यू भी 20 ही है, तो 25 जा 100। तो P2 इक्वल टू हमारी आ गई बच्चों 5 डायोप्टर। अब संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता, तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P इक्वल टू P1 प्लस P2, दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारी संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी। तो P इक्वल टू हमारा हो जाएगा, P1 की वैल्यू है 5, P2 की वैल्यू भी है 5, तो P जो संयुक्त लेंस की क्षमता आ गई P वो आ गई बच्चों 10 डायोप्टर। 10 डायोप्टर हमारा आंसर आ गया भाई, बस हो गया। क्या था इसमें, हलवा था भाई, बहुत सिंपल सा था। तो ये भी समझ लिए, बस कुछ है नहीं भाई, मैं इसको हटाता हूं, इतना तो आप समझदार आए हैं। अंगा नंबर क्वेश्चन देख लो। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, तो ये देखो भैया, सिंपल सा है। देखो देहली तरंगदैर्घ्य किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वो अधिकतम मान जिनसे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। मैंने एक चीज आपको बताया था, मान लीजिए कोई धातु है, ऐसे ये बहुत काम का है, ठीक है। मान लीजिए कोई धातु है,
अब इसके धातु के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब इस पर क्या होता है, एक प्रकाश आकर इस पर गिरता है, मान लीजिए एक प्रकाश आकर इस पर ऐसे गिरा, ठीक है। तो ये जो प्रकाश है इसी को हम आपतित प्रकाश बोलेंगे। तो क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बाहर निकलने लगते हैं। तो देखो इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। मतलब जब किसी धातु की पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश आपतित होता है तो उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस पूरी घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। अब देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, इस आपतित प्रकाश का वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, वो देहली तरंगदैर्घ्य होगा, ठीक है। मतलब इसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य। इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। इसे देहली तरंगदैर्घ्य को इसे लैम्डा जीरो से या लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू सी अपान म्यू नॉट होता है, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू सी अपान म्यू नॉट हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी सी क्या है, तो सी तो आप लोगों को पता ही होगा। सी क्या है, ये है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप जानते होंगे वैसे बेसिकली। और म्यू नॉट क्या है, ये है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, बस हो गया भैया, सिंपल सा था, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1 नंबर वाले पे, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी वैद्युत चालकता क्यों बढ़ जाती है। तो भैया लोग रीजन ले लो। ताप बढ़ाने पर सहसंयोजक बंध टूट जाने के कारण अर्धचालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, अर्थात उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। मतलब ताप अगर आप लोग बढ़ाएंगे तो जो सहसंयोजक बंध है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो टूट जाता है और अर्धचालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, अर्थात उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। सिंपल सा था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया, नंबर कंप्लीट। चलो ये 6 क्वेश्चन थे और 6 के 6 क्वेश्चन हमने पढ़ाए, जाने हमें तो 6 नंबर मिले। वैसे बेसिकली खंड सा पे हम लोग चलेंगे बच्चों, 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन की संख्या रहेगी 4, नंबर मिलेंगे 8, ठीक है। एक फिगर दिया गया है, ये तो क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालिए। एक फिगर आपको दिया गया है यहाँ पे, देखो इसी फिगर से हम निकालेंगे। अभी देखो ये आपको दिया गया है कि यहाँ पे एक सर्किट है, इसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। अगर देखोगे तो तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं। एक संधारित्र लगा है 2 माइक्रोफैरड का और धारा इसमें 2 एम्पियर बह रही है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल पहले देखो हमें 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, पहले को R1 लिख देंगे, दूसरे को R2 लिख देंगे, तीसरे को R3 लिख देंगे। R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू 3 और R3 की वैल्यू 5। कुछ ऐसे लिख देते हैं, R1 की 2, R2 की 3, R3 की 5 ओम है, ठीक है। इसको हमने मान लिया है R1, इसको मान लिया R2 और इसको मान लिया R3, ठीक है। इतना लिख दिया। पहले सारी चीजें लिख लो। हमें धारिता दी गई है C, वो दिया गया है 2 माइक्रोफैरड। कितना? 2 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में धारा हमें I दी गई है, वो दिया गया बच्चों 2 एम्पियर। आप लोग नीचे देख सकते हो 2 एम्पियर दिया गया, 2 एम्पियर, ठीक है। हमें बेसिकली निकालना क्या है वो समझो, उस पर आप ध्यान दो, ठीक है। हमें निकालना है ऊर्जा, U निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो हम लिखेंगे प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में है, ठीक है। या ऐसे लिख देंगे R1, R2 व R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, ठीक है।
तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का ये फॉर्मूला होता है। शायद आप लोगों को पता हो, मैंने पहले इसको करा रखा है। तो R इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो R1 की वैल्यू 2 ओम है, ऊपर देखो R2 की 3, R3 की 5, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हुआ, कितना हो जाएगा 10 होगा, 5 3 2 5 5 10 ओम हो जाएगा। लेकिन अब भी हमें क्या करना है, क्योंकि संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 CB²। तो हमें C तो पता है लेकिन V नहीं पता है, तो हमें V कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से। देखो R हमें पता चल गया, I पता चल गया, तो V इक्वल टू IR होता है। तो हम लिखेंगे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर होता है V इक्वल टू IR, ओम के नियम से अगर समझो तो V इक्वल टू IR होता है। अब यहां से हम V इक्वल टू निकाल लेंगे, I की वैल्यू है 2, R की वैल्यू है 10, तो V की वैल्यू जो हमारी आ, इसके लिए एक एक्सटर्नल पेज की हमें आवश्यकता होगी भाई, ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है। फिर हम निकाल लेंगे स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है। तो ध्यान से समझो, बस देखो ध्यान से। अब हम यहां से निकाल लेंगे स्थितिज ऊर्जा यानी कि ऊर्जा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, ऐसे हेडिंग डालेंगे छोटा सा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है, ये होता है U इक्वल टू 1/2 CV²। ये संधारित्रों में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो U इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे C की वैल्यू हमारी ऊपर दी गई है 2 गुणे 10 की पावर -6, वो देखो मैंने दिखा दिया, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। तो 2 गुणे 10 की पावर -6 V² है, V की वैल्यू 20 है। अब 20 का स्क्वायर करोगे तो 2 बार लिख दो, 20 गुणे 20, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा U इक्वल टू 20 का 20 से गुणा करोगे 400 आ जाएगा, गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 4 गुणे 400 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो U इक्वल टू हमारा आ गया 4 गुणे 10 के पावर 2 में से 6 जाएगा तो -4 जूल बच जाएगा, -4 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही ऊर्जा हो जाएगी संधारित्र में संचित ऊर्जा। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी सब इजी है भाई, मेरे हिसाब से सब एकदम इजी वास है। चलो ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, भाई अभी तो सारा आसमान बाकी है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, खा वाला, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। एक ही स्थान पर लगाए गए 5 गुणे 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र और 5 गुणे 10 की पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करो। बहुत ईजी है भाई, बहुत ज्यादा इसको इजी मैं बोलता हूं और मैं करवा भी दूंगा। देखो हमें यहां पे वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है E, ये दिया गया है 5 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर। फिर हमें दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V दी गई है, ये दिया गया है 5 गुणे 10 की पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है वेग V, हमें निकालना है। चलो भैया सिंपल सा है, वेग V इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है E/V, E/V इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E/V। तो देखो ध्यान से, V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, E की वैल्यू है 5 गुणे 10 के पावर 4 और B की वैल्यू है 5 गुणे 10 के पावर -2, ये कटे दोनों। अब देखो -2 वाला ऊपर चला जाएगा, तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 के पावर 4 गुणे 10 के पावर 2। तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, 4 और 2 जुड़ जाएंगे तो 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बस यही आंसर भाई, यही आंसर हो गया, काम खत्म, बस हो गया। 2 नंबर यहां पर भी फिक्स हो गया।
बस फॉर्मूला समझ लो, और जितना इजी मैं आसान तरीके से स्लोली बता रहा हूं ना, आपको समझ में आ जाएगा। गा वाला, किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए का अपवर्तनांक कॉट ए बाई 2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना 2 पेज में लगेगा, अभी देखना। तो हमें अपवर्तनांक n की वैल्यू जो दी गई है वो देखो, किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण a, ये तो ये होता ही है। अपवर्तनांक n की वैल्यू जो दी गई है वो cot a बाई 2 दिया गया। सोचो cot a बाई 2। अब हमें निकालना है न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि डेल m की वैल्यू हमें निकालनी है। तो भैया न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण की वैल्यू देखो कुछ इस टाइप से निकालेंगे। एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। ये फॉर्मूला होता है किसका? अपवर्तनांक का। ठीक है, शायद आप लोगों को भली भांति पता हो ये फॉर्मूला। अब n की वैल्यू तो हमें cot a बाई 2 दिया गया भैया, तो इसको लिख देंगे cot a बाई 2 इक्वल टू हमारा, बाकी अभी हम ऐसे उतार देंगे सेम टू सेम, साइन a प्लस डेल एम अपान 2 अपान साइन a बाई 2। अब चूंकि आपने पढ़ा होगा कॉट इक्वल टू क्या होता है? कॉस अपान साइन। अब कॉट चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि कॉट ए बाई 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, मतलब कॉट ए बाई 2 के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। तो अब हम अगर इस कॉट, देखो इसको ऐसे दे देंगे कॉट ए बाई 2, कॉट ए बाई 2 के जगह पर अगर हम लिख दें कॉस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, तो हमारा हो जाएगा, बाकी साइड में आपका है साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। तो भैया यहां पे कटिंग होगा, आप देखो साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहां पे बचेगा कॉस ए बाई 2 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपान 2। इतना हो गया, समझ में आ रहा है? समझो, बहुत इजी है ये न्यूमेरिकल जो है ना, बस इसमें कुछ जगह पे वैल्यूज रखनी है, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखो यहां पे आपका ये तो आ गया, चलो मैं थोड़ा नीचे सॉल्व कराता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं। देखो कॉस ए बाई 2 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 आपका आ चुका है। लेकिन एक चीज समझो, कॉस ए बाई 2, कॉस ए इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए। अब कॉस ए बाई 2 है तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। देखो चूंकि आप लिख सकते हैं, चूंकि कॉस ए बाई 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस ए बाई 2 के जगह पे, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस ए बाई 2 के जगह पर लिख देंगे साइन 90 डिग्री, ऐसे ब्रेकर में 90 डिग्री माइनस ए अपान 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये लिख देना साइन ए प्लस डेल एम बाई 2। अब देखो यहां पे भी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल हो चुका है। अब हम आगे का प्रोसेस लगाते हैं और इन भाई साहब को हम हटाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, यहां पे आपका आ गया 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई 2 आ गया। ठीक है, अब देखो हम ये एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे देखो ये हो जाएगा 1 2 जा 2 और 2 का 90 डिग्री से करेंगे तो 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, देखो ए हो जाएगा और ये हो जाएगा ए प्लस डेल एम बाई 2 से 2 यहां पर भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो हमारा आ गया ना वो आया बच्चों, देखो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बराबर ए प्लस डेल एम। ठीक है, अब इस ए को हम इधर लेकर चले आएंगे इस साइड में भैया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री
माइनस ए, और इधर भी प्लस में, ये भी माइनस में आएगा, ए इक्वल टू डेल एम। तो 180 डिग्री माइनस 2a, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए और ए जुड़ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा बराबर डेल एम। और यही हमारा आंसर होगा, डेल एम इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 2a। यही आंसर होगा भैया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा मत सोचो कि अंकों में ही आएगा 10 डिग्री 20 डिग्री, नहीं, ये हमारा ऐसा ही आंसर आता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सीक्वेंस मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। देखो अपूर्णांक की वैल्यू cot a by 2 थी, हमने अपूर्णांक की जगह पर cot a by 2 लिखा और ये फॉर्मूला लगा sin a प्लस डेल m by 2 अपन sin a by 2। चूंकि cot a by 2 इक्वल टू cos a by 2 अपन sin a by 2 होता है, तो cot a by 2 की जगह पर हमने लिख दिया cos a by 2 अपन sin a by 2 इक्वल टू sin a प्लस डेल m by 2 अपन sin a by 2। ये कैंसिल हो गया sin a by 2 आपस में, तो बचा हमारा cos a by 2 इक्वल टू sin a प्लस डेल m by 2। अब क्या करेंगे, देखो एक चीज समझो, cos a by 2 को हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, तो हमने लिख दिया sin 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 इक्वल टू sin a प्लस डेल m बाई 2। साइन से साइन कैंसिल, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 इक्वल टू a प्लस डेल m बाई 2। हमने एलसीएम लिया, 180 डिग्री माइनस ए बाई 2 आया, a प्लस डेल m बाई 2 आया, 180 डिग्री माइनस 2 से 2 कैंसिल, 180 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए प्लस डेल एम। इस ए को इधर लाए तो माइनस माइनस प्लस 180 डिग्री माइनस 2a हमारे डेल एम की वैल्यू आ गई। समझ में आया भाई? इंपॉर्टेंट भी है, स्पेशल भी है, बाकी आपके हाथ में आप क्या करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, घा वाला। व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है? दोनों में अंतर भाई मैं पहले ही बता चुका हूं, ये देखो अंतर मैं लिख कर भी लाया हूं। व्यतिकरण विवर्तन, देखो ध्यान से, यही 4 अंतर आप लिख देना, काम हो जाएगा। व्यतिकरण में देखो, ये घटना 2 कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले 2 पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। विवर्तन क्या है? यह घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का ये परिणाम है। दूसरा डिफरेंस है, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजेस एक समान तीव्रता की होती हैं व्यतिकरण में। विवर्तन में इनमें सभी दीप्त फ्रिंजेस विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं। तीसरा, इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं व्यतिकरण में, इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती है। चौथा, इसमें निम्निष्ठ प्राय पूर्णतया अंधकारमय होते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता। बस यही 4 अंतर छाप के आ जाना कॉपी में भाई, नंबर पूरा मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक एक क्वेश्चन को बस ध्यान से आपको समझना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलो इसको भी मैं हटा देता हूं भाई। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर वाले, और 8 नंबर यहां पर भी आप ले जाओ, बिल्कुल फ्री में बट रहा है। ठीक है, आगे देखो, खंड दा पे चलेंगे भाई, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये 10 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, 30 नंबर। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अलग अलग वीडियोस में मैंने इसका आंसर आपको बताया है, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना खंड दा में, इनका आंसर मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया है। आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में चले जाना, वहीं पे आपको इन सब का आंसर मिल जाएगा। देखो चौथे का किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो। 3 नंबर ये मैं पहले करवा चुका। देखो अब मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, अब आपको प्लेलिस्ट में जाना है, फिजिक्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन